गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं इंजीनियर सुरेंद्र कुमार यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी रेलवे। आज फिर हम आपको बताएंगे जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है DAR 1968 के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से 5 तक के नियम और इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो नियम एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। नियम नंबर 1 में क्या कहता है, इसके लागू होने की तिथि और प्रभावी तिथि क्या है, वो नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2 में क्या कहता है, ये इसकी परिभाषा बताई गई है। जैसे अनुशासनिक अधिकारी कौन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन होता है, तो उसकी डिफिनेशन बताई गई। वार्निंग क्या होता है, उसमें 5 पॉइंट थे, उसके बारे में बताया गया। नियम 3 जो है हमारा बताता है कि किन लोगों पे ये नियम हमारा लागू नहीं होता है। DAR 1968 किन किन लोगों पे लागू नहीं होता है, ठीक है। और नियम नंबर 4 जो है हमारा निलंबन से संबंधित है, और नियम नंबर 5 भी निलंबन से ही संबंधित है। दोनों निलंबन के बारे में डिटेल में वर्णन करते हैं। इस तरह से हमने नियम 1 से लेकर 5 तक आपको बता दिया था। अब नियम 5 में कुछ पॉइंट रह गए थे जिनमें मानक फार्म होता है, तो आज हम मानक फार्म के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल नियम 31 हैं। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में टोटल नियम 31 है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो है केवल 9 से 10 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी 9 से 10 रूल इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी वो सारे रूल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा सब आपको, ठीक है। तो धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। और आप यदि रेलवे एम्प्लॉई हैं और GDC LDC की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ये बेस्ट है कि आप इन चैप्टर को पढ़िए। हाँ, कल कुछ लोगों का फ़ोन आया था कि सर इसके सिलेबस के बारे में बताइए, इस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या सिलेबस है। तो आज हम उस सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे हम वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो पहले हम सिलेबस आपको दिखा देते हैं, सिलेबस क्या क्या है इसका। इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है ये है हमारा कंडीशन ऑफ सर्विस रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग रूल रिगार्डिंग लीव एंड पास। रेलवे सर्विस DAR रूल 1968 जो कि अभी चल रहा है हमारा। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 जो कि हमने बता दिए हैं आपको। इंक्रीमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट वो आगे हम बताएंगे। अलाउंसेस क्या होते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद लॉ इंक्लूडिंग पेमेंट, बेज एक्ट, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है इस इस्टेब्लिशमेंट के सब्जेक्ट में आती हैं। तो आइए हम बिना लेट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मानक फॉर्म, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि आज हम बताएंगे आपको मानक फॉर्म। मानक फॉर्म क्या होते हैं उनको आप ऐसे समझिए, जो हमारे मानक फॉर्म हैं उनको आप ऐसे समझिए। SF बोलते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, SF फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे होते हैं ये 14 तरीके के होते हैं, 14 टाइप के होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे। तो आइए हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं और किस पेनाल्टी में कौन सा फॉर्म दिया जाता है, किस रूल के तहत दिया जाता है, उनको एक एक करके हम वर्णन करते हैं। तो आइए, मैं हूँ इंजीनियर सुरेंद्र कुमार यादव, फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं कि मानक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जो है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1968 में रेलवे अनुशासन एवं अपील रूल 1968 में जो है SF का क्या मतलब है। SF का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में उसको मानक फॉर्म बोलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला SF1 जो है क्या होता है, निलंबन, सस्पेंशन। तो अभी हमने जब नियम 5 आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था SF1 होता है, SF2 होता है, SF3 होता है। SF1 का मतलब होता है तत्काल प्रभाव से निलंबित, ये हमने कल बताया था। तत्काल प्रभाव से निलंबित तब SF1 दिया जाता है। अगर SF2 है तो उसको डीम टू बी सस्पेंड, यानी उसको पहले से निलंबित माना जाना है, यानी समझा जाना है। तो SF2 मिलता है। जैसे आपके ऊपर फौजदारी का केस चल रहा है या कोई मैटर चल रहा है तो उस केस में आपको जेल होती है 48 घंटे की ज़्यादा, तब जो है आपको SF2 मिलेगा, यानी आप सस्पेंड माने जाएंगे जब से आप पे FIR हुआ।
SF3 में अप्रूवल ऑफ सब्सिडरी अलाउंसेस गुजारा भत्ते की स्वीकृत। SF3 का फॉर्म भरा जाता है जब आप निर्वहन गुजारा भत्ते की अपील करते हैं, तो उसके लिए SF3 का फॉर्म होता है। जो भी ये पेनाल्टी इम्पोज होती हैं या जो भी आपको करना होता है, जांच अधिकारी पदाधिकारी इनकी नियुक्ति जो होती है वो एक मानक फॉर्म के तहत होती है। बिना उस फॉर्म को भरे हुए कोई भी इंक्वायरी या कोई भी पेनाल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती। इसलिए मानक फॉर्म इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए आप इनको अभी ऐसे नॉर्मल देख लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे ये कैसे याद किए जाएंगे। SF नंबर 4 में क्या है, रिवोकेशन यानी निलंबन को वापस ले लेना जो है हमारा SF नंबर 4 है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4, अगर आपका निलंबन वापस लिया गया है आपके अथॉरिटी द्वारा, अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा या हायर अधिकारी के द्वारा, तो वो SF नंबर 4 फॉर्म में ही भरा जाएगा और उसी से आपका निलंबन वापस होगा। किसी अन्य कागज़ पे या पेपर पे आपका निलंबन वापस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको याद करना है तो पहला तो आपको स्वाभाविक है याद हो जाएगा। SF1 क्या होता है, तत्काल प्रभाव से निलंबन, यानी तत्काल प्रभाव से निलंबन है तो SF1 होगा। और SF2, SF3, SF नंबर 4 में इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DAR। D से डीम टू बी सस्पेंड, A से अप्रूवल ऑफ सब्सिडरी अलाउंसेस, R से रिवोकेशन यानी निलंबन वापस लेना। SF नंबर 5 ये आपको याद होगा क्योंकि आप किसी भी रेलवे यूनिट में काम करते होंगे तो वहाँ पे जनरली आप ये सुनते होंगे कि फला व्यक्ति को SF5 मिला है, फला व्यक्ति को SF11 मिला है। SF5 होता है इम्पोजिंग ऑफ मेजर चार्जशीट, यानी चार्जशीट फॉर इम्पोजिंग ऑफ मेजर पेनाल्टी। जब मेजर पेनाल्टी आप पे इम्पोज की जाती है तो उसके लिए SF नंबर 5 भरा जाता है। ठीक है, ये हो गया। SF नंबर 6 में क्या होता है, प्रिवेंशन टू सी डॉक्यूमेंट्स। SF6 का फॉर्म भरा जाता है। इससे ये बताया जाता है कि आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स देख नहीं सकते हैं। तो जैसे कोई डाटा सेंसिटिव है या आपके खिलाफ़ कोई केस है तो वो आपकी फ़ाइल बनी है तो वो सेंसिटिव है, उसको आप अपने प्रभाव से फाड़ सकते हैं, कुछ उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए आप दस्तावेज़ों को नहीं देख सकते। अगर दस्तावेज़ों को देखने से मनाही होगी तो वहाँ पे आपको SF नंबर 6 भरना होगा। SF नंबर 7 में अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी की नियुक्त होती है। अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो SF नंबर 7 भरा जाता है। SF8 अपॉइंटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्त। अगर प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्त करनी है तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन होता है, जो अपने प्रशासन का पक्ष रखता है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है। पहले के वीडियो हमने बता चुका है। तो उसके लिए SF8 का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, जो SF1, 8, 7, 6 हैं ये रूल्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस चीज़ को आप माइंड में मेकअप कर लीजिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉट ए रूल्स। ठीक है, रूल्स अपनी जगह पे है, ये रूल नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। रूल नंबर 5 के ही ये पार्ट है, वहीं हम आपको बता रहे हैं कि रूल नंबर 5 में क्या क्या होते हैं। ठीक है, SF नंबर 9 को डिलीट कर दिया गया है, अब उसका कोई काम नहीं है रेलवे में, उसको डिलीट कर दिया गया है। तो जो 6, 7, 8 था, इनको याद करने का तरीका है DIP, यानी प्रिवेंशन टू सी डॉक्यूमेंट्स, D से डॉक्यूमेंट्स, I से अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए I और प्रेजेंटिंग ऑफिसर के लिए P है। ठीक है, जो है SF10 में क्या होता है, कॉमन प्रोसीडिंग, संयुक्त शामिल कार्रवाई का आदेश अगर देना है तो SF10 भरा जाएगा। SF10A में क्या होता है, अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग। ये यहाँ सोचने वाली बात है कि अभी SF नंबर 7 में भी था अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, SF10A में भी अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, लेकिन डिफरेंस क्या है, SF10A में इंक्वायरी ऑफिसर जो होगा वो कॉमन प्रोसीडिंग का होगा, कॉमन प्रोसीडिंग का होगा। ठीक है, SF10B में क्या है, अपॉइंटिंग ऑफ प्रोसीडिंग ऑफिसर इन कॉमन जो है प्रोसीडिंग, जो कॉमन प्रोसीडिंग होगा उसका जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होगा या प्रेजेंटिंग ऑफिसर होगा वो जो है 10B के तहत अपॉइंट किया जाएगा। यानी SF10 फॉर्म भरा गया है तो इसका मतलब है कि एक प्रोसीडिंग ऑफिसर को कॉमन प्रोसीडिंग के लिए अपॉइंट किया गया है। ये सभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये जो भी ये पॉइंट होता है, चाहे अनुशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या जांच अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन सबको अपॉइंट करने के लिए एक डिसिप्लिनरी
अथॉरिटी बनी हुई है जो वही नियुक्त कर सकते हैं, हर कोई जो है इनको नियुक्त नहीं कर सकता है। तो ऊपर के जो DAR, डिप, सिप थे, ये सारे चीज़ें मेजर पेनाल्टी के केस में ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म भरे जाते हैं, मेजर पेनाल्टी के केस में सारे। अब हम आते हैं माइनर पेनाल्टी के केस में कौन से फॉर्म होते हैं। तो SF11 आपने सुना होगा, मैक्सिमम सुना होगा कि SF11 जो है वो इम्पोजिंग ऑफ माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। अगर आपको चार्जशीट मिल रही है माइनर पेनाल्टी के लिए तो SF11 आप अपने यूनिट में सुने भी होंगे, फला व्यक्ति को SF5 मिला है, फला व्यक्ति को SF11 मिला है। तो उसका यही मतलब है कि अगर SF5 मिला है तो उस पर मेजर पेनाल्टी को इम्पोज किया गया है। यदि आपको SF11 मिला है तो यानी कि आप पे माइनर पेनाल्टी इम्पोज करने का प्रावधान हो रहा है। SF11A में छोटी शास्त्री पे बड़ी शास्त्री कार्रवाई, यदि माइनर पेनाल्टी है और उस पर कन्वर्ट करना है मेजर पेनाल्टी में तो SF11A भरा जाएगा। SF11B जो है कुछ नहीं होता है, इसमें केवल एनेक्जर होता है। 11A का क्या क्या उसमें परसिस्ट है, किस किस तहत हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है। SF11C बड़ी शास्त्री जारी करने के बाद छोटी शास्त्री जो है यदि आपको मेजर पेनाल्टी मिल गया है उसके बाद भी माइनर पेनाल्टी लगाना है तो वहाँ पे SF11C का फॉर्म भरा जाएगा। SF11C के बाद SF12 आता है जिसमें कार्यवाही के आदेश दिया जाता है। SF13 में राष्ट्रपति से आग्रह पर रिटायर रेलवे कर्मचारियों के लिए है। राष्ट्रपति से आग्रह यानी अगर रिटायर कर्मचारी है उस पर जो है पेनाल्टी लगाना है, उस पर चार्जशीट इम्पोज करना है तो SF13 होगा। SF14 चार्जशीट रिटायर रेलवे कर्मचारी के लिए, यदि रेलवे कर्मचारी रिटायर हो गया है उसको चार्जशीट देना है तो SF14 को जो है भरा जाता है। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म थे, मान्य के स्टैंडर्ड फॉर्म थे, इनके तहत जो है काम होता है। कई बार क्वेश्चन आता है मेजर पेनाल्टी के लिए कौन सा फॉर्म होता है तो SF5 होता है, माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा फॉर्म होता है तो SF11 होता है, राष्ट्रपति से आग्रह के लिए क्या होता है तो SF13 होता है, कार्रवाई का आदेश दिया जाना है तो SF12 होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये इससे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। अब जैसे रिटायर्ड कर्मचारी हो गया, कर्मचारी रिटायर्ड हो गया है तो 5 वर्ष तक उस पर पेनाल्टी लग सकती है। तो अगर रिटायर्ड कर्मचारी है उस पर मेजर पेनाल्टी लगाना है, रिटायर्ड कर्मचारी है उस पर मेजर पेनाल्टी लगाना है तो CR 2308 फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगर रिटायर्ड कर्मचारी को 5 वर्ष तक अगर देना है पेनाल्टी, छोटी पेनाल्टी लगाना है तो CR 2308 सेकेंड का जो है उपयोग किया जाएगा। तो अभी तक आपने ये देखा होगा कि जो है चाहे मेजर पेनाल्टी हो या माइनर पेनाल्टी, यदि मेजर पेनाल्टी है तो उसके SF फॉर्म जो है छोटे हैं, मेजर पेनाल्टी के केस में SF फॉर्म नंबर छोटे हैं, माइनर पेनाल्टी के केस में SF फॉर्म नंबर बड़े हैं। जैसे SF11, SF12, SF13, SF14, SF15 ये सारी चीज़ें जो है माइनर पेनाल्टी के लिए है। SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF10 तक ये मेजर पेनाल्टी के लिए है। यानी मेजर पेनाल्टी में फॉर्म नंबर छोटे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म छोटे हैं नंबर में, और माइनर पेनाल्टी में स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर की संख्या बड़ी है। ठीक है, धन्यवाद। फिर आगे हम बताते हैं पहले माइनर पेनाल्टी के बारे में, उसके बाद हम मेजर पेनाल्टी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहले जो है हमारा माइनर पेनाल्टी क्या क्या होती है। माइनर पेनाल्टी ये 6 होती हैं। तो पहला है निंदा, सेंसर, केवल निंदा करना। दूसरा है नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक, आपको कुछ समय के लिए जो है पदोन्नति पर रोक दिया जाएगा। तो कर्मचारी की गलती या आदेशों के उल्लंघन के कारण प्रशासन को हुए नुकसान की पूरी या आंशिक रकम का वेतन से वसूली। तो पूरा वसूल करना है या आंशिक वसूल करना है प्रशासन डिसाइड करता है 3 नंबर में। और 3 का पार्ट है 3A, इसमें सुविधा पास PTO अथवा दोनों पर रोक लगाना। 3B में क्या आता है, वर्तमान वेतन से एक निचले स्टेज पर अवनत जो कि 3 वर्ष से अधिक ना हो तथा पेंशन पर कोई प्रभाव ना हो, यानी विदाउट फ्यूचर इफेक्ट। और नंबर 4 में क्या है, निश्चित अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक, साथ ही या निर्देशित हो कि अवधि समाप्त होने पर इसका प्रभाव वेतन की वृद्धि पर नहीं होगा। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट इसके थे जो है, और जिसमें 3 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, इसलिए 6 पॉइंट हुए। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ माइनर पेनाल्टी, छोटी शास्त्री की कार्यविधि कैसे होती है तो आप उसको देख लीजिए, बाकी फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। सर्वप्रथम यह समझा जाना कि चाहिए कि गलती SF11 देने लायक है तथा केस से संबंधित फैक्ट सत्य हैं।
सबसे पहले जब भी माइनर पेनाल्टी इम्पोज करना हो तो जो भी हायर अथॉरिटी है उसको ये मान लेना चाहिए या पहले पता कर लेना चाहिए कि जो कर्मचारी है, रेल सेवक है या अधिकारी है, उसकी गलती है कि जिससे SF11 उसको जारी किया जा सके। यदि उसकी गलती इस लायक संबंधित पता चलता है तो SF11 उसको दिया जाना चाहिए। SF11 देने के लिए उसके कार्यों का पूर्ण विवरण, कर्मचारी का विस्तृत ब्यौरा, देने वाले अधिकारी का विवरण, हस्ताक्षर व रेल आचरण सेवा नियम 1966 का भाग 3 का हवाला दिया जाना चाहिए। यानी रेल आचरण सेवा 1966 जो कि रिवाइज हुआ था 1968 में, का भाग 3 का हवाला दिया जाना चाहिए। भाग 3 में क्या था? डिस्क्रिप्शन था, डिस्क्राइब किया गया था। तो उसके तहत जो है पूरा विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए, वो रेलवे कर्मचारी हो या रेलवे अधिकारी हो, तथा जो अधिकारी SF11 जारी कर रहा है उसका भी विस्तृत ब्यौरा हो, यानी उसका पद क्या है, उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। कर्मचारी 10 दिन में प्रतिवेदन दे सकता है। कर्मचारी को अगर SF11 मिला है तो 10 दिन के अंदर अपने बचाव पक्ष में अपना प्रतिवेदन दे सकता है कि मेरी गलती नहीं थी या जो भी करना चाहिए। उसके बाद बचाव पक्ष अनुशासनिक अधिकारी देखता है, फिर संतुष्ट होने पर इसे खत्म भी कर सकता है और नहीं तो लिख सकता है। यदि जो बचाव पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया है उसकी जांच जो है अनुशासन अधिकारी करता है, तो अगर अनुशासन अधिकारी वो संतुष्ट हो गया है तो वो सेंसर कर सकता है, यानी SF11 को ख़त्म कर सकता है और लिख भी सकता है कि SF11 इनका ख़त्म हो गया। अगर ऐसा नहीं करता है, असंतुष्ट होता है, तो आगे भी कार्रवाई कर सकता है। कर्मचारी की क्या गलती हो तो इस केस को, अगर कर्मचारी की गलती होती है, जैसे अधिकारी के पास जाता है उसका प्रतिवेदन, अगर कर्मचारी की गलती प्रतीत होती है तो उसको आगे बढ़ा भी सकता है या उसको NIP जारी कर सकता है। NIP का मतलब होता है नोटिस फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनाल्टी। तो नोटिस फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनाल्टी, यानी अगर वो संतुष्ट हो गया कि कर्मचारी की गलती है तो उसके लिए एक नोटिस जारी करेगा इम्पोजिंग ऑफ पेनाल्टी। फिर उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। उन पेनाल्टियों में क्या होगा, पहले हमने बताया, या तो पास बंद होगा, PTO बंद होगा, वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी या एक निचले स्टेज पे ला दिया जाएगा। तो पेनाल्टी लगने के बाद, यानी NIP जारी होने के बाद जो है ये खतरा बनता है। आगे फिर कर्मचारी को नोटिस फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनाल्टी, जिससे दंड एवं जिस अधिकारी को अपील कर सकता है उसका पूरा विवरण रहता है। NIP में क्या होता है, कई बार पूछता है NIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोटिस फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनाल्टी होता है और उसमें पूरा विवरण होता है कि उसके गलती क्या थी और वो किस हायर अथॉरिटी को या अधिकारी को अपील कर सकता है। इस पर रेल सेवक 45 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अगर उसको NIP मिला है तो उस पर रेल सेवक 45 दिन के अंदर जो है अपील कर सकता है। अपील को उच्च अधिकारी पढ़कर समझकर सज़ा में कोई कमी या वृद्धि कर सकता है। तो जो अधिकारी होगा, अपीलेंट ऑफिसर होगा, वो आपके प्रतिवेदन को पढ़कर समझकर उस पर जो है डिसीजन ले सकता है। अगर कर्मचारी कोई अपील नहीं करता है तो जांच में सहयोग नहीं करता है तो भी शासकीय अधिकारी एक पक्षीय कार्रवाई करने का निर्णय ले सकता है। यदि कोई रेल सेवक अपील नहीं करता है तो जो भी उसके अधिकारी हैं वो एक पक्षीय जो है डिसीजन कर सकते हैं। अब आगे देखिए मेजर पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी में क्या है, ये यहाँ तक माइनर पेनाल्टी था, माइनर पेनाल्टी में ये हो गया, उनमें क्या सज़ा मिलती है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब आता है मेजर पेनाल्टी। मेजर पेनाल्टी में क्या होता है, जो है निश्चित अवधि के लिए पदोन्नत, अवधि समाप्त होने पर अवनति का प्रभाव भावी वेतन वृद्धि पर होना या न होना, यानी विद फ्यूचर इफेक्ट और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, वो आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपके पदोन्नति कब और किस कंडीशन में की गई है। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक विद फ्यूचर इफेक्ट पदोन्नति और एक विदाउट फ्यूचर इफेक्ट पदोन्नति। किसी निचले वेतन क्रम ग्रेड पे पद या सेवा में अवनति, साथ में यह निर्देश दिए गए हों कि शर्तों पर उस ग्रेड पर सेवा में उसे वापस लिया जाएगा अथवा नहीं, पास वापस लेने पर उसकी वरीयता और वेतन का क्या होगा। तो इसके 6 नंबर पॉइंट में, मेजर पेनाल्टी में 6 नंबर पॉइंट में ये बताया जाता है कि आपके ऊपर फ्यूचर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपको सेम पद पर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा अगर आप पे मेजर पेनाल्टी इम्पोज होती है तो।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनिवार्य सेवा मुक्ति यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट, यानी आपको रिटायरमेंट कर दिया जाए यदि आपकी गलती पाई जाती है, आपके ऊपर मेजर पेनाल्टी इम्पोज की गई और आपकी गलती पाई गई तो आपको ये CR दिया जा सकता है। 8 नंबर रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल और डिसमिसल दोनों चीज़ें जो है मेजर पेनाल्टी के केस में होती हैं। आप इनका मतलब समझ लीजिए, इनका डिफरेंस समझ लीजिए। रिमूवल फ्रॉम सर्विस का मतलब होता है कि आप भविष्य में नौकरी के योग्य हैं, किसी भी सरकारी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में आप सरकार नौकरी के लिए योग्य हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए योग्य हैं। यदि आपकी एज बची हुई है, आपके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, तो आप दूसरी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर बर्खास्त किया गया यानी आपको डिसमिसल किया गया है तो आप भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं माने जाएंगे, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेजर पेनाल्टी का ये पॉइंट है जिसमें रिमूवल का क्या मतलब होता है और डिसमिसल का क्या मतलब होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। रिमूवल का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब को दोबारा कर सकते हैं, अगर डिसमिस किए गए हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लायक नहीं समझे जाएंगे। मेजर पेनाल्टी का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ मेजर पेनाल्टी। सर्वप्रथम मेजर पेनाल्टी का प्रोसेस क्या है? सर्वप्रथम यह समझा जाए कि रेल सेवक ने जो गलती की है वह ऐसा फाइन देने लायक है। सर्वप्रथम ये माना जाए कि जो रेल सेवक ने गलती की है उसे ऐसा फाइन दिया जाने लायक है कि नहीं है, वो बात उसके बाद फिर बात जारी होती है, फिर आरोपपत्र जारी किया जाता है, फिर इम्पोज किया जाता है। इस पर कर्मचारी प्रतिवेदन 10 दिन के अंदर देगा। इसमें भी 10 दिन है, वहाँ भी माइनर पेनाल्टी में भी 10 दिन था। प्रतिवेदन को अनुशासनिक अधिकारी देखता है कि कर्मचारी ने अपने बचाव पक्ष में क्या दिया है, यदि वह संतुष्ट है तो उसे खत्म भी कर सकता है। यही सेम केस माइनर पेनाल्टी में है, वहाँ भी अनुशासनिक अधिकारी देखता है और ख़त्म कर सकता है। यदि संतुष्ट नहीं है तो ऐसा सेवन द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। अब मेजर पेनाल्टी में एक स्टेप बढ़ जाता है कि यदि वो संतुष्ट नहीं है अधिकारी तो वो जांच अधिकारी की नियुक्त करेगा और उसके लिए SF 7 का फॉर्म भरेगा। हमने आपको पहले बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में SF 7 में क्या होता है, इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है। SF 8 में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद जांच अधिकारी कर्मचारी के बचाव सलाहकार के साथ गवाहों का दस्तावेजों आदि की पुष्टि करके जांच पूरी करता है। उसके बाद जांच अधिकारी क्या करेगा, रेल सेवक को बोलेगा आप अपने बचाव में अपना वकील या सलाहकार रख सकते हैं। सलाहकार रिटायर रेलवे अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनको नॉलेज होता है तो वो रेल सेवक का बचाव का पक्ष रखते हैं। उसके बाद वो जांच पूरी करके फिर सौंपता है। इसमें कर्मचारी अपना बचाव खुद या रिटायर्ड अधिकारी को रख सकता है। फिर नेक्स्ट है, इसमें कर्मचारी को बचाव के लिए पूरे अवसर दिए जाते हैं। जांच पूरी करने के बाद जांच अधिकारी आरोप के प्रत्येक मत के सामने गवाही के दौरान तथ्य सामने आए हैं उसकी समीक्षा करेगा। यानी जो जांच अधिकारी होगा वो पूरा गवाहों से और दस्तावेजों के साथ पूरा जांच करेगा। उसके बाद जो निष्कर्ष निकालेगा उसका रिपोर्ट बनाएगा, फाइल बनाएगा और अपने अनुशासनिक अधिकारी को सबमिट कर देगा। अब उसने अनुशासनिक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, अनुशासनिक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है जांच अधिकारी ने, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? अनुशासनिक अधिकारी रिपोर्ट का अध्ययन करके जांच अधिकारी के निष्कर्ष पर सहमत या असहमत रिकॉर्ड करेगा तथा आवश्यक होने पर गवाहों को बुलाकर पूछताछ कर पुनः जांच के आदेश भी दे सकता है। यदि अनुशासनिक अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा गवाहों से पूछताछ करेगा या पुनः जांच के आदेश देगा, फिर वह ये सब 7 भरेगा। अनुशासनिक अधिकारी जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट के आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं का विचार कर पेनाल्टी के बारे में अपना निर्णय कर सकता है। ये जांच अधिकारी के रिपोर्ट से अनुशासनिक अधिकारी संतुष्ट हो गया है तो वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है, लिखित में भी दे सकता है या आगे भी भेज सकता है। NIP इसमें भी वही है जैसे माइनर पेनाल्टी में था, नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी। फिर यदि उस पर सिद्ध हो गया, गलती रेल सेवक की सिद्ध हो गई, तब फिर NIP जारी होगा, नोटिस फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी। इसमें ये कार्रवाई का अंतिम चरण होता है। इसमें डिटेल बताया जाएगा कि कर्मचारी का ब्यौरा क्या है और दंड देने वाले अधिकारी का क्या है। यदि वो हायर अथॉरिटी को अपील करता है तो वो किसको कर सकता है, उस अधिकारी का नाम होगा बाकायदा। ठीक है, तो यहाँ तक था रूल नंबर 5। अब हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 में जो है, रूल नंबर 6 में कुछ नहीं है। रूल नंबर 6 में सिर्फ ये बताया गया है कि आपको जो
पेनाल्टी मिलेगी उसके बारे में बताया गया है। रूल नंबर 6 में पेनाल्टी यानी जो आपको पेनाल्टी मिलेगी, मेजर पेनाल्टी या माइनर पेनाल्टी, वो नियम नंबर 6 के तहत बताया गया है। नियम नंबर 7 इसमें यह बताया गया है, भारत के राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी हैं जो नियम 6 के तहत रेल कर्मचारी को दंड दे सकते हैं। नियम 7 आपको ये बताता है कि जो हमारा अनुशासनिक अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी कौन होता है, वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है हमारे देश का सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। वो नियम 7 के तहत जो है आते हैं और नियम 6 में वर्णित पेनाल्टीज का इम्पोज करते हैं। नियम 8 अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम अधिकारी को बताता है। नियम 8 में अनुशासनिक प्रक्रिया अगर करना है तो उसके बारे में वो कौन अधिकारी होगा उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। नियम नंबर 9 में क्या होता है, नियम नंबर 9 में जो मेजर पेनाल्टी को जांच प्रक्रिया के बारे में, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग ऑफ मेजर पेनाल्टी, वो नियम नंबर 9 है। ये नियम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको हम जल्दी जल्दी बताते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। जांच रिपोर्ट के कार्रवाई के बारे में, एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट। नियम नंबर 11 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी, ये पहले बता चुके हैं। नियम नंबर 12 में आदेशों का संचार यानी कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर होता है। नियम नंबर 13 में सामान्य कार्रवाई का विवरण होता है, कॉमन प्रोसीडिंग के बारे में बताया जाता है। नियम नंबर 14 में कुछ विशेष मामलों में विशेष प्रक्रिया होती है, स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस, उनके बारे में वर्णन किया गया है। नियम नंबर 15 केंद्र या राज्य सरकार इत्यादि से उधार दिए गए रेल सेवकों के संबंध में है। अगर उधार दिए गए हैं तो उसके लिए नियम 15 है, अगर उधार लिया है रेल सेवक ने उसके लिए नियम 16 है। ठीक है। इसी तरीके से नियम नंबर 17 में उन आदेशों का विवरण जिनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। कुछ आदेश के खिलाफ अपील नहीं की जाती है तो वो नियम नंबर 17 के अंतर्गत आते हैं। नियम नंबर 18 है जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स लाइज, तो वो नियम नंबर 18 के तहत गवर्न होते हैं। नियम नंबर 19 अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में, अपील अथॉरिटी जो है उसके बारे में कैसे उसका गठन होगा उसका विवरण बताता है। नियम नंबर 20 अपील के लिए समय सीमा के संबंध में, अपील के लिए कितना समय सीमा निर्धारित किया गया है और नियम नंबर 20 के तहत आता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि अपील के लिए जो समय सीमा है वो किस नियम के तहत आता है, और नियम नंबर 20 के तहत आता है। नियम नंबर 21 फॉर्म और सामग्री अपील के प्रस्तुति के संबंध में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो कितने होंगे, कब डिलीट होंगे, कैसे डिलीट होंगे, तो वो नियम नंबर 21 के तहत आते हैं। नियम नंबर 22 अपील पर विचार, कंसिडरेशन ऑफ अपील, यानी आपके अपील पर विचार होगा कि नहीं होगा, वो नियम नंबर 22 में उसका विवरण या वर्णन किया गया है। नियम नंबर 23 में अपील में आदेशों का क्रियान्वयन, अपील में आदेशों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील, अपील में जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके लिए नियम नंबर 23 है। नियम नंबर 24 में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान है, जो नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है, वो उसके बारे में चर्चा की गई है नियम नंबर 24 में। नियम नंबर 25 में क्या किया गया है, नियम नंबर 25 में पुनरीक्षण यानी रिवीजन किया गया है। नियम नंबर 25A में उसी की समीक्षा की गई है। रूल नंबर 26 में आदेशों, नोटिस आदि को तामील कराया जाना है। रूल नंबर 26A में रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति की ओर से आदेशों, नोटिसों आदि को तामील कराया जाना है। रूल नंबर 27 में समय सीमा को बढ़ाने या देरी माफ़ करने के संबंध में। रूल नंबर 28 में क्या है, आयोग की सलाह की प्रतिपूर्ति, सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ एडवाइस ऑफ कमीशन। रूल नंबर 29 में निरसन और बचत, रिपील एंड सेविंग। रूल नंबर 30 में संदेह को दूर करने के संबंध में, रिमूवल ऑफ डाउट है। रूल नंबर 31 में राष्ट्रपति को याचिकाएं प्रस्तुत करने का अधिकार। इसमें 3 शेड्यूल होते हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, यानी शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। इस तरह से हमारा DAR का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट आपको इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन कराते हैं। वो क्वेश्चन क्या हुआ है, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अनुशासन और अपील नियम कब लागू हुआ? अनुशासन और अपील नियम कब लागू हुआ? 1968, 1 अक्टूबर 1968 को लगा। DAR किस पर लागू नहीं होता? अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, RPF, कैजुअल लेबर, GM और उससे ऊपर के पद पर। अनुशासनिक अधिकारी जिस अधिकारी को जांच करने में
नामित करता है उसे क्या कहते हैं? जांच अधिकारी। SF11 का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म 11। भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नियम 7 के अंतर्गत आते हैं। अनुशासनिक अधिकारी की व्याख्या किस नियम में की गई है? तो अनुशासनिक अधिकारी की व्याख्या नियम नंबर 7 में की गई, ये हमने आपको बताया अभी। अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है का नियम कौन है? तो नियम 8 के तहत होता है। मेजर पेनाल्टी की जांच प्रक्रिया का दोषारोपण किस नियम में दिया गया है? तो नियम नंबर 9 में बताता है। नियम 10 क्या है? जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। और जांच अधिकारी नियुक्ति हेतु कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? SF7। मेजर पेनाल्टी के लिए कौन सा आरोप पत्र किया जाता है? तो SF5। प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्त करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म भरा जाता है? तो SF8 भरा जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, संयुक्त कार्रवाई का आदेश हेतु किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? फॉर कॉमन प्रोसीडिंग। SF10 हमने बताया था आपको। माइनर पेनाल्टी हेतु आरोप पत्र के लिए किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो SF11। माइनर पेनाल्टी के केस में SF11 के बचाव में कर्मचारी का जवाब असंतुष्ट अधिकारी NIP जारी करता है, उस पर कर्मचारी द्वारा अपील के लिए कितने दिनों का समय होता है? 45 दिन के लिए। SF5 द्वारा जब कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाता है तो कर्मचारी को किस पर अपना प्रतिवेदन देने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाना? 10 दिन के लिए। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद लगा, हमारी जानकारी आपको रोचक लगी और आपके काम आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।